छात्रों, आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वह आरोह भाग 1 से मियां नसरुद्दीन है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। यह उनके हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति अर्थात रचना का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अनोखे रूप का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम हम लेखिका के जीवन परिचय पर रोशनी डालेंगे। कृष्णा सोबती का जीवन परिचय इस तरह से है। इनका जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। इनकी कहानी संग्रह इस प्रकार है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण। इनको प्रमुख सम्मान जो मिले हैं वो है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना, अर्थात अच्छा लिखो चाहे कम लिखो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठ वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है, यानी कि लंबे समय से चलने वाली। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं, कालजयी का अर्थ है उस समय की, अर्थात जिस समय में ये रचनाएं लिखी गई, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। कतार माने लाइन। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच्चा राही, मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म शाहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति माने रचना का विशेष स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब यानी कि ये तीनों भाषाएं उनकी रचना में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, नानबाई का मतलब जानते होंगे यानी कि रोटी बनाने वाला, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और कला करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अब हम पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे जो इस प्रकार है।
मियां नसरुद्दीन साहब उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाई के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते हो और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज की। तो छात्रों, पहली इन 3 पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है कि लेखिका प्रारंभ में ही साहबों से संबोधित करती है। साहबों माने पाठक, जो पढ़ने वाले हैं उनको। वो बताती हैं कि मैं मटिया महल यानी कि दिल्ली में वह स्थान है, उसके बारे में बता रही हैं कि पहले तो यह परिचय दिया गया है कि दिल्ली किस तरह का क्षेत्र है। तो हजार मसीहा के धूम धड़के दिल्ली में राजनीति के क्षेत्र में राजनीति की गतिविधियों का गढ़ कहा गया है। किसको? दिल्ली को। साहित्य और कला के हजारों मसीहे यानी कि इन क्षेत्रों के विद्वान, इन तीनों क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग अपने अपने हुनर यहाँ दिखाते रहते। हुनर का कला भी कह सकते हैं, कारीगरी भी कह सकते हैं। इनकी गतिविधियों से यहाँ धूम मची रहती है। तो ऐसे जगह में दिल्ली में एक दिन मटिया महल की तरफ से लेखिका कृष्णा सोबती जी गुजरती हैं, तो उनका परिचय नानबाई के मसीहा से हो जाता है। अब नानबाई के मसीहा क्यों कहा? नानबाई का मसीहा यानी कि कौन होता है? तो ध्यान दीजिए कि नानबाई का मसीहा यहाँ नसरुद्दीन को संबोधित किया गया है। जैसे हम हलवाई को मिठाई बनाने वाला कहते हैं, ऐसे नानबाई रोटी बनाने वाला होता है। ये तंदूर पर मैदे की रोटी बनाती हैं, जिसे नान भी कहते हैं। तो अनेक प्रकार की रोटी होती हैं, सिर्फ एक नान नहीं। नान कई तरह का होता है। तो नानबाई का जो नाम बनाने वाला है, यानी कि नान बनाने वाला अर्थात रोटी बनाने वाला है, उसे मसीहा कहा जाता है। अर्थात अपने कला के क्षेत्र में अच्छा हुनर जो करता है। तो यहाँ नसरुद्दीन, मियां नसरुद्दीन है, वो अच्छी रोटियां बनाते हैं, नान बनाते हैं। प्रश्न बनता है कि उसे मसीहा क्यों कहा गया? तो इसके अन्य रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि वह इस कला में अर्थात विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने में निपुण है। वह रोटी बनाने की कला में इतने पारंगत हैं कि उसे 56 तरह की रोटियां बनानी आती हैं। मियां नसरुद्दीन को उसने रोटी बनाने की कला को नया जन्म दिया है, या कह सकते हैं रोटी बनाने की कला को नया जीवन दिया है। इसलिए उसे नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। रोटियां तो नानबाई बनाते हैं, परंतु मियां नसरुद्दीन ऐसा हुनर है, वे 56 तरह की रोटियां बनाते हैं और उनकी जैसी रोटियां बनाने वाला आसपास कहीं नहीं है। इतनी अच्छी उनकी रोटियां होती हैं। उसे नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। इसका उत्तर अन्य प्रकार से भी हम दे सकते हैं कि वह रोटी बनाने की कला में इतने पारंगत हैं कि उसे 56 तरह की रोटियां बनानी आती हैं। उसने रोटी बनाने की कला को नया जन्म दिया, या कह सकते हैं रोटी बनाने की कला को नया जीवन दिया। इसलिए उसे नानबाइयों का मसीहा कहा है। रोटियां तो नानबाई बनाते हैं, परंतु मियां नसरुद्दीन के पास ऐसा हुनर अर्थात कला है कि वे 56 तरह की रोटी बनाते हैं और उनके आसपास रोटी पकाने वाला कोई नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। इतनी अच्छी उनकी रोटियां होती हैं, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होती हैं।
हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते ठिठके, यानी कि पतली गली से निकल रही थी कौन, लेखिका और उसके साथी। तो उन्होंने एक अंधेरी सी दुकान देखी और उसमें आवाज़ आ रही थी पटापट, यानी कि उन्होंने देखा कि आटे का ढेर जिसको पटापट यानी कि मार मार कर वो लोग सान रहे थे, अर्थात गूंथ रहे थे। सोचा सेवइयों की तैयारी होंगी। सेवइयाँ तो आप जानती हैं मीठी भी बनती है, कुछ लोग नमकीन भी बनाते हैं। पर पूछने पर मालूम हुआ, जब उन्होंने देखा कि ढेर आटा जो सान रहे हैं यानी कि गूंथ रहे हैं, ये किसके लिए है, तब पता चला खानदानी नान बाई मसीहा नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। अर्थात हम मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं जो नान बाई मसीहा है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका यानी कि अंदर की तरफ देखा तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं कि इस समय मियाँ नसरुद्दीन आराम की अवस्था में अर्थात चारपाई पर लेटे हुए हैं और बीड़ी पी रहे हैं। मौसम की मार से पका चेहरा अर्थात काम करते करते जो उनका चेहरा था वो पक गया था। आँखों में काइयाँ, आँखों के नीचे कालापन, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, यानी कि परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर कि वो कोई हुनर बहुत अच्छा जानता है, यानी कि उसने बहुत ही परिश्रम किया है। हमें गाहक समझा, मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि मियाँ नसरुद्दीन ने हमें गाहक का मतलब ग्राहक समझा और उन्होंने हमारी तरफ नज़र उठाई और कहा फरमाइए। झिझक से कहा, कृष्णा सोबती झिझकी, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। कहा कि मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ की अखबारान वीस तो नहीं है, यह तो खोजियों की कुराफात है, यानी कि कोई अखबार आदि वाले तो नहीं है। हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि आप अखबार वाले तो नहीं हैं, अर्थात जो अखबार पढ़ता है और जो लिखता है वो दोनों निठल्ले हैं। मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि उन लोगों के पास कुछ काम काज तो होता नहीं, इसलिए वो लोग अखबार लिखते हैं या पढ़ते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को संबोधित कर रहे हैं कि कहो आपको क्या पूछना है। पूछना था कि किस्म किस्म की रोटी यानी कि तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म का मतलब यहाँ कला, कि आप ये जो तरह तरह की रोटी पकाते हैं इसकी कला या कहाँ से हासिल की, अर्थात इसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। उन्होंने गोल गोल आंखें घुमाई हमारी तरफ, फिर तरेर कर बोले, जिस तरह से एक तरह से घमंड होकर के, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, पूछो आप क्या कहना चाहते हैं कि नान बाई की जो कला है उसको सीखने के लिए कहीं भला और जाना होगा क्या। नगीना साज के पास, नगीना साज जो नगीने का काम करती है, क्या आईना साज के पास जो कांच का काम करते हैं, क्या मीना साज के पास जो मीनाकारी का काम करते हैं, या रफूगर जो रफू करते हैं, रंगरेज जो कपड़ा रंगते हैं, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारी खानदानी पेशा ठहरा। अब उसने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए मियाँ नसरुद्दीन ने कि आपने अच्छा प्रश्न किया है, ये तो हमारा खानदानी धंधा है, मैं किसी से सीखने नहीं गया।
हाँ, इल्म की बात पूछिए, यानी कि इस कला की बात पूछिए। तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिदा उस्ताद से ही, वालिदा उस्ताद माने अपने पिताजी से। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, अर्थात घर से बाहर निकल कर हमने कोई भी कला का हुनर सीखने के लिए नहीं गए। जो बाप दादा का हुनर था अर्थात कला थी, वही उनसे हमने सीखा है। और वालिदा मरहुम के उठ जाने पर अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाने पर अब उनके ठिए पर हम बैठ गए। आपके वालिद, हमने कहा आपके पिताजी। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। अर्थात जब उन्होंने उनके पिता के बारे में पूछा तो उनकी आंखें बंद होकर वो उनके बारे में सोचने लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई, ये उनके पिता का नाम है, गड़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि इनके दादाजी, हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, अर्थात इनके पिताजी का नाम था वालिद साहिब मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, और दादाजी आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी कि जो उन्होंने आपको कुछ सिखाया हो, कुछ याद है तो बताइए। नसीहत कहें कि मियाँ शिक्षा किस प्रकार की काम करने से आती है, नसीहत से नहीं, कि सिर्फ बात करने से नसीहत शिक्षा नहीं आती जब तक काम नहीं करो। हाँ, बस फरमाया, पर ये तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, यानी कि जिस पर वो रोटियां सेकते थे, तंदूर, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कश बीड़ी के खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलाना ही है तो बताइए। देते हैं, आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, अर्थात अब वो शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये इनकी जो अरबी भाषा है। बच्चा कहता है अलिफ, जैसे हम क ख ग घ ड़ सीखते इस तरह से। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी है और दूसरी बात बीच में छोड़। सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, यानी कि जो सामने से एक आदमी गुजर रहा था। कहो भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ, पर क्यों, कि सुबह आप रोटी लेने क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे ना? कृष्णा सोबती उनसे प्रश्न करती है कि आपने एक अन्य पढ़ाई के बारे में भी कुछ बता रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे से यानी स्कूल, तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, अर्थात प्रेप और नर्सरी के बारे में, न दूसरी में जा बैठा सीधा तीसरी में, तीसरी जमात, अच्छा, अर्थात कक्षा 3 में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, अर्थात उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, सिर्फ हम ही से प्रश्न करते रहे। कृष्णा सोबती से अब मियाँ नसरुद्दीन प्रश्न कर रहे हैं, आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, अर्थात कक्षाओं का। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते
अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, अर्थात उनके कुछ दांत गिरे हुए थे। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, जरा देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते कि सीधा हमने खाना बनाना यानी कि नानबाई अर्थात रोटियां बनाना नहीं सीखा। सर्वप्रथम हमने बर्तन धोना सीखा, हमने भट्टी बनाना भी सीखी और भट्टी में किस तरह से आग यानी कि आँच देते हैं उसको सीखा। तो क्या हम सीधे साधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अर्थात नानबाई बनने से पहले इन सब बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। अब वो चाह रहे थे कि हम कुछ उत्तर दें। फिर बड़े ही मज़े अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ है, प्रशिक्षण और शिक्षण यानी कि ये दोनों चीज़ ही बहुत महत्वपूर्ण है। सिर हिलाया है, साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। खोमचा, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो खाने पीने की चीज़ों की दुकान यानी कि लगाते हैं। अभी थोड़ी दूर पर चले गए, फिर उठाकर यानी कुछ लकड़ी आदि होती है उसके ऊपर वो सामान रखते हैं, तो उसे कहते हैं खोमचा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? क्या आपने कहा ना खानदानी, तो पूछा क्या और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। अब कृष्णा सोबती ने जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने उन्हें घूर कर देखा। बहुत हैं पर खानदानी नहीं। नानबाई तो ये बहुत है पर कोई खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में पके न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों नहीं बनती साहिब? कृष्णा सोबती ने कहा कि ऐसी क्या चीज़ जो आग से भी नहीं और पानी से भी नहीं, तो क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? तो बताते क्यों नहीं बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, ये पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी? फिर कृष्णा सोबती ने प्रश्न किया। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कि जब उन्होंने कहा कि ये कौन सा पकवान है तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं तो इतना कहूँगा कि एक कहावत है, अर्थात जो असली नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहा जब भी गड़ी गई होगी यानी कि कही गई होगी, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। अर्थात ये जो कहावत है ये हमारे बुजुर्गों पर पूरी तरह से उतरती है, सही बैठती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि या झूठी? मियाँ ने तरेरा। अब गुस्से में आकर बोले, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। जब कृष्णा सोबती कहते हैं कि आप इस तरह की बात कर रहे हो कि ना तो आग से कुछ काम होता है ना पानी से, तो इस प्रश्न के जवाब में वो दोबारा तरीर कर यानी गुस्से में उत्तर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि रोटी जनाब पकती है आग से, समझे। सिर हिला ना पड़ा, ठीक फरमाते हैं कि आप ठीक कहते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत।
अब सामने से एक व्यक्ति जा रहा है, उसको कह रहे हैं मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने। अब वो एक लड़की के लिए वो कहते हैं रुमाली, यानी कि इसको तो सभी जानते हैं कि ये एक रोटी का नाम है। शाम को मंगवा लीजिए कि अब लेने नहीं आई तो शाम को ले जाना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब लेखिका ने कहा कि एक बात और बतानी पड़ेगी आपके लिए, जहमत यानी परेशानी उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली थी, जो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेवेंगे ना, इसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। अब उन्होंने कहा कि जो पूछना है पूछो, हमारी उम्र है वो 70 साल की हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिदा मरहूम तो कूच के 80 पर, कि जो हमारे पिताजी थे वो 80 वर्ष में चले गए, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानता था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी। हाँ हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया था। यानी कि अब उनसे वो पूछ रही हैं कृष्णा सोबती जी कि हमें ये बताइए कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अर्थात तुम्हें नाम से क्या लेना देना? आपको कह दिया ना कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, आपको नाम से क्या लेना देना? हम खिसकाई हंसे, यानी कि वो धीरे धीरे हंसने लगी लेखिका उसके साथ ही। हाँ तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, कि ज़्यादा कहते कि उस समय तो हम उनके बारे में ये समझ जाते कि उस समय कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ आपके ख़ानदानी यानी कि लोगों ने काम किया। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खुल्ली उड़ा रही हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? अर्थात पुराने ज़माने को आज के ज़माने से किसने मिलाया? वो तो चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही न, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ बना बादशाह सलामत ही न। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा गुस्से में। फिर अलट पलट की वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है क्या? कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम का पता ज़रूरी होता है, तो क्या किसी बादशाह के पास आप चिट्ठी भेजेंगे? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो घूर घूर कर, यानी कि देखा तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। कि अब वो कहने लगे अपने जो नौकर था कि आप भट्टी सुलगाइए जिससे हम काम करें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? लेखिका ने पूछा। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक काट दी हो, नाराजगी दिखाते हुए। अपने कारीगर और कौन होंगे? हमारे कारीगर का मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। अब हमने मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे को भांप लिया कि अब हमें ये कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे उनके बच्चों के बारे में बात करना चाहते थे, पर हमने यह उचित समय नहीं समझा। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शारगिदी करते हैं, अर्थात फ्री में काम करते हैं। खाली शारगिद ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। कि नहीं, मैं इनको काम करने के लिए पैसे देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी 1 मन जो आटा लगाते हैं उसके 2 रुपये देता हूँ, और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी करता हूँ। यदि मैदा लगाते हैं तो उसके 4 रुपये। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रह रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले,
कि अब वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे और उन्होंने अब रोटियों के नाम बताना चालू किए। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर देवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी यानी कि तुनकी जो रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन बारीक होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कि जैसे कोई नई बात उनके सामने आ गई हो। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते हैं। मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से, निगली और हजम। यानी कि अब आप ध्यान दीजिए इसके बारे में कि वो वर्तमान समय को जो पहले जो समय था उससे तुलना कर रहे हैं कि वो समय ऐसा था कि जब लोग रोटियों के बारे में जानते थे, अर्थात वो खाना जब रोटियां खाने आते थे तो उनके बारे में उन्हें पता होता था। पर आजकल समय इतना बदल गया है कि लोगों के पास रोटियां खाने का समय ही नहीं मिलता। बस आए और उन्होंने निगला और चल दिए। यानी कि समाज में बदलाव आ रहे हैं, उनकी ओर ये पंक्ति इशारा कर रही है। अब तो सिर्फ लोगों को पेट भरने से मतलब रह गया। अब इन रोटियों का स्वाद फीका रह गया, अर्थात अब रोटियों की तारीफ नहीं बल्कि भूख शांत करने के लिए रोटियां खाई जाती हैं। खाने के बजाय जल्दीबाजी के चक्कर में रोटी निगल ली जाती है और लोग तुरंत अपने कार्य पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि एक पुराना समय था कि लोग इस प्रकार की रोटियों में आनंद लिया करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन वर्तमान और प्राचीन के समय में अंतर को देखते हुए काफ़ी उदास हो जाते हैं और वो इस बारे में लेखिका को जानकारी देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ आ गया होगा।